नमस्कार, केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट के साथ मैं हूं कौशलेंद्र झा। कृषि कानून को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दूसरी ओर कई किसान संगठन इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि नए कानून से कृषि सेक्टर पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। बेशक नए कृषि कानून में कुछ लोच है, किसानों की चिंता एक हद तक जायज भी है, पर भारत की दलीय राजनीति की वजह से आदमी गुमराह है। सत्ता और विपक्ष के तूतू मैमे में किसकी बातों पर यकीन करें, कहना मुश्किल है। शोर इतना अधिक है कि किसानों का असली मुद्दा एक बार फिर से गौन पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कृषि सेक्टर को लेकर पिछले 70 वर्षों से यही होता रहा है। किसान ठगी के शिकार होते रहे हैं। दूसरी ओर किसानों के नाम पर राजनीतिक चमकाने वालों की यहां कोई कमी नहीं रही है। ऐसे में कृषि कानून के मौजू को समझने से पहले भारत के राजनीति को समझना होगा। बात 80 के दशक की है। आपको शायद याद आ जाए, वह 80 के दशक का उत्तरार्ध था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और देश में कंप्यूटर क्रांति लाना चाहते थे। उन्होंने कानून बनाया और कंप्यूटर क्रांति का आगाज हो गया। उस दौर में इस कानून के खिलाफ खूब हंगामा मचा। पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा था कि 10 आदमी का काम एक मशीन कर देगा, इससे 9 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब इस कानून के लागू हुए करीब 35 साल बीत गए। वक्त गवाह है, कंप्यूटर की वजह से हजारों की संख्या में नए लोगों को जॉब मिला। दूसरी ओर देश का तेजी से विकास भी हुआ। रोजगार के कई नए अवसर सृजित होने से आम आदमी को इसका लाभ भी मिला। 3.5 दशक बाद आज समझ में आ रहा है कि उस दौर में कंप्यूटर के खिलाफ की गई आंदोलन निराधार था। आज की युवा पीढ़ी आज के बेरोजगारी के लिए कंप्यूटर को जिम्मेदार मानती भी नहीं है। उल्टा यह आम धारणा है कि कंप्यूटर की वजह से कई नए सेक्टर में रोजगार सृजित हुआ है। अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर को लेकर 80 के दशक में जो हंगामा हुआ था, भारत बंद हुआ था और देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब आपको तलाशना है। अब दूसरी घटना सुनाते हैं। वह 1991 का वर्ष था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और देश आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त बीजेपी की अगुवाई में विपक्ष हंगामा पर उतारू था। एक बार फिर से पूरा देश आंदोलन कर रहा था। कहा जा रहा था कि जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो देश 200 साल तक उसकी चंगुल में गुलाम रहा। अब सैकड़ों की संख्या में मल्टीनेशनल कंपनी आएगी। अब क्या होगा? कानून के लागू हुए करीब 30 साल बीत गए। सैकड़ों की संख्या में मल्टीनेशनल कंपनियां आई भी, पर देश गुलाम नहीं हुआ। उल्टे रोजगार के अवसर बढ़ गए, सामानों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। आर्थिक उदारीकरण की वजह से आज हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ चला है। प्राइवेट सेक्टर रोजगार का बड़ा हब बन चुका है। अब सोचिए, यदि 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण नहीं हुआ होता तो आज बेरोजगारी का आलम क्या होता। जो लोग उन दिनों इस कानून का विरोध कर रहे थे, आज वही इसके पोषक बने बैठे हैं। यानी 1991 में जिन बातों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, वह सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। सवाल फिर वही कि 30 साल पहले जो भारत बंद हुआ, इससे देश को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब एक बार फिर से आपको ही तलाशना होगा। अब आइए आज की हालात पर। कृषि कानून को लेकर देश में चिल्लपो मचा है। बेशक नया कृषि कानून परफेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता एक हद तक जायज है। सरकार समझौता करने को तैयार भी है, पर किसानों की कुछ बुनियादी समस्याएं भी हैं। इस पर आंख मूंद लेना और किसानों को लेकर सिर्फ सत्ता की राजनीति करना कहां तक उचित होगा? किसानों के नाम पर हंगामा खड़ा कर देना एक बात है। दूसरी बात यह कि किसानों के समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए। पिछले 7 दशक से देश में किसानों को लेकर जो राजनीति हुआ, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि किसानों के आंदोलन का झंडा बदार बने अधिकांश लोगों को किसानों की समस्या की समझ ही नहीं है। अधिकांश लोगों ने कृषि कानून को नहीं पढ़ा है। सुनी सुनाई बातों को आधार बनाकर विरोध करने की हमारी बहुत पुरानी आदत रही है।
हम पहले ही बता चुके हैं कि कानून में कई कमियां हैं और इसमें संशोधन की गुंजाइश भी है, पर विरोध की आड़ में किसानों की समस्या से आंख मूंद लेना कहां तक उचित होगा। अब जरा गौर करिए, वर्ष 1950 में भारत के जीडीपी का 50% कृषि से आता था। अब जरा सोचिए, लंबी गुलामी के बाद जब हम आजाद हुए तो कृषि सेक्टर का योगदान करीब करीब 50% था, जबकि 2016 तक यह गिरकर 15.4% रह गया। यानी आजादी के बाद कृषि क्षेत्र को जितना नुकसान हुआ उतना तो गुलामी के दौर में भी नहीं हुआ। आजादी के बाद भारत में एक ओर जहां सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तेजी से विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर कृषि सेक्टर निरंतर पिछड़ता चला गया। यानी किसानों के नाम पर राजनीति तो हुआ, पर कृषि सेक्टर का आशातीत विकास होना अभी बाकी है। सवाल उठता है कि क्या किया जाए। परंपरा के तहत किसानों को अनुदान की कुछ राशि थमाकर राजनीति चमकाई जाए, या कृषि सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म करके किसानों को आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ने का अवसर दिया जाए। यह बड़ा सवाल है, जवाब किसानों को ही तलाशना होगा। अब एक हकीकत और देखिए, दुनिया में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहां की करीब 3/4 आबादी कृषि पर निर्भर है। बेशक धान की पैदावार में हमारा स्थान दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो हम चीन, ब्राजील और अमेरिका से पीछे हैं। तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी कमोबेश यही आलम है। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पादन को लेकर हम कैसे पिछड़ गए, क्योंकि हमारे पास कृषि को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। हमारे सरकार लोक लुभावन कानून बनाती है, कृषि अनुदान के दम पर और किसानों के बीच खैरात बांटकर सरकारें चलती रहती है। एक बात स्पष्ट है, और वह यह कि पिछले 70 वर्षों में कृषि सुधार के नाम पर जो हुआ वह पर्याप्त नहीं था। अब एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हालांकि राजनीतिक नफा नुकसान और दलीय संकुचन की वजह से हमारे सोचने की क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी है। वैचारिक दूरियों के फासले इतने बड़े हो गए हैं कि कई बार दूसरे के अच्छे कार्यों में भी हमको कमियां दिखने लगता है। हमने खुद को ताली बजाने वाला एसेट बना लिया है। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? चलिए बात को बदलते हैं। अब लौटते हैं कृषि कानून पर। भारत की सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का दावा करते हुए आनन फानन में 3 नए कानून लेकर हमारे सामने आ गई। इसमें पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण कानून, दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, और तीसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। सरकार का दावा है कि इस 3 कानून से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दूसरी ओर कई किसान संगठन इस कानून को वापस देने की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस और वाम दल समेत 1 दर्जन से अधिक राजनीतिक पार्टियां इसे काला कानून बता रही है। हालांकि सरकार की हड़बड़ी पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। कानून की खूबियां और खामियां दोनों की पड़ताल करेंगे। फिलहाल कृषि कानून को लेकर किसानों की आपत्ति पर बात करते हैं, किंतु इससे पहले एक नजर नए कानून पर डाल लेते हैं। एक एक करके तीनों कानून को समझने की कोशिश करते हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 की बात करें तो इस कानून के तहत किसान और व्यापारियों को अपने राज्य या इससे बाहर कहीं भी उत्पादित अनाज की खरीद बिक्री करने की छूट होगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सकेगा। कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए इस कानून में ई ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक तंत्र विकसित करने का भी प्रावधान किया गया है। इधर किसानों का कहना है कि इससे कृषि बाजार बंद हो जाएगा और राजस्व का बहुत नुकसान होगा। किसानों को आशंका है कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नई कानून से बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी प्रणाली पहले की तरह लागू रहेगी। सरकारी दावों पर यकीन करें तो नई कानून के लागू होते ही किसानों को नए विकल्प के साथ ही सभी पुरानी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेगी। उल्टे किसानों के पास अपने उत्पादों की बिक्री के लिए पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध होगा। डिजिटल व्यापार शुरू होते ही बिचौलियों का रास्ता बंद हो जाएगा और किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत मिलने भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है।
अब दूसरे कानून यानी आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 की बात करते हैं। इस कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज व आलू जैसे उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। यानी इन उत्पादों के भंडारण की अब खुली छूट होगी। सिर्फ युद्ध जैसे आपातकाल को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी कृषि उत्पादों का अब असीमित भंडारण करना पहले की तरह गैरकानूनी नहीं माना जाएगा। किसानों को इस नए कानून से घोर आपत्ति है। उनका कहना है कि असीमित मात्रा में भंडारण की छूट मिलने से इसका लाभ बड़ी कंपनियों को मिल जाएगा, क्योंकि किसानों के पास भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लिहाजा बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का पहले भंडारण करेंगी और फिर अधिक कीमत वसूल करेगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि भंडारण की छूट मिलते ही कोल्ड स्टोर व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा और कृषि आधारित उद्योग लगने का रास्ता भी खुल जाएगा। इससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी। आलू और प्याज जैसे फसलों का यदि पर्याप्त मात्रा में भंडारण हो जाए तो महंगाई नियंत्रण में रहेगा और इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। दूसरी ओर अधिक भंडारण की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे किसानों को उचित मूल्य मिल जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। अब तीसरे कानून की बात करते हैं। तीसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून के तहत कृषि कारोबार करने वाले कंपनी या प्रसंस्करण इकाई से किसानों को सीधे जोड़ने का प्रावधान है। इसके तहत किसान चाहे तो थोक विक्रेता, निर्यातक या खुदरा विक्रेताओं से सीधे जुड़कर अपना उत्पाद बेच सकता है। इस कानून के तहत किसान को कारोबारियों के साथ करार करने की सुविधा भी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए कानून में 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों को अनुबंधित कृषि का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। यहां आपको बताना जरूरी है कि भारत में करीब 86% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी 86% से अधिक किसान इसका लाभ ले सकेंगे। इस कानून में जो सबसे बड़ा पेच है वह यह कि करार को लेकर विवाद होने पर किसान को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। मामले का निपटारा प्राधिकार में होना है। यह उचित नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यही बात किसान भी कह रहे हैं। किसानों का कहना है कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष बहुत कमजोर है। करार संबंधी विवाद के निपटारे को लेकर किसानों की चिंता यहां जायज भी प्रतीत होता है। सरकार पर आरोप है कि इस नए कानून से कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेट घराने का कब्जा हो जाएगा। सरकार को यहां स्पष्टीकरण देना चाहिए और किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। उधर सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत किसान जब चाहे अनुबंध तोड़ सकता है, जबकि करार पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी यदि बीच में अनुबंध तोड़ना चाहती है तो उसे हर्जाना या जुर्माना देना होगा। विवादों का निपटारा तय समय सीमा में होगा और एसडीएम स्तर के पदाधिकारी की निगरानी में होगा। एक बात सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अनुबंध या करार फसल का होगा, जमीन का नहीं। हालांकि अनुबंध कानून को लेकर सरकार को चाहिए था कि वह पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर दे। लब्बल अब यह कि बेशक कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन की जरूरत है, सरकार शायद इसके लिए तैयार भी हो जाए, पर दिक्कत यह है कि हमारे रहनुमा क्या करेंगे। उन्हें तो किसानों से अधिक खुद के हित साधना करने की अधिक जल्दी है। ऐसे में किसानों का क्या होगा? जाहिर है किसानों की कीमत पर राजनीति होगा। इसका लाभ कमोबेश सभी पार्टियों को मिलेगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों का होगा।